अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हॉरर कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे भेजी है आफ्ताब खालिद ने, हैदराबाद, इंडिया से। आफ्ताब कहते हैं, समझ नहीं आ रही अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ। ये एक सितारों भरी रात थी। मैं अपने बड़े से आलीशान घर के टेरेस पे बैठा ये सोच रहा था कि अभी तक जो जिंदगी ने सफर मुकम्मल किया है और आज खुशी का वो दिन आ पहुंचा है जब मेरे बहन भाई भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं कि उनका सबसे छोटा भाई भी आज शादी करने जा रहा है। उस वक्त सिर्फ उस टेरेस पे मैं था और अंधेरे का राज, और मैं दूर ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। जिंदगी के कितने साल मुकम्मल हो गए थे और अब वो लम्हा आ पहुंचा था जब मैं भी अपनी जिंदगी में जीवन साथी को लाने जा रहा था। काश मेरे वालिदैन जिंदा होते तो आज वो कितना खुश होते। मेरे वालिद की शदीद ख्वाहिश थी कि जितने भी उनकी औलाद हैं सबकी फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए उनकी शादियां कर सकें, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लाडला था। मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन कुदरत के फैसले भी निराले होते हैं। बेटों और कुछ बेटियों की जिम्मेदारियां तो वो निभा सके, लेकिन जिस लाडले बेटे से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उसके सर पर सेहरा देखे बगैर ही वो इस दुनिया से चल बसे थे। हम सब बहन भाई अब एक बड़े से शहर में रहते थे। वालिदैन जो हमारा आबाई घर था गांव में मौजूद, जब तक जिंदा रहे उसी घर में ही रहे। बेटे और बेटियों से मिलने के लिए शहर आ जाते थे, लेकिन उनका कहना यह था उस घर की दरो दीवार से इतना मोहब्बत है कि उसी घर में ही आखिरी दिन गुजारने हैं, और जिंदगी के आखिरी दिन बाकी उन्होंने वहीं पे उसी घर में ही गुजारे थे। और मैं बैठा उन यादों में, उन पुरानी बातों में ऐसा खोया हुआ था कि उसी वक्त दरवाजा खुला टेरेस का और मेरी बहन दाखिल हुई। मुझे यूं अकेला बैठा देखकर वो गले को खंखार कर बोली और मैं एकदम से चौंका। तो बोली, क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने उसे बैठने के लिए। क्या सोच रहे थे भाई? मैंने कहा, अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी। शादी का मौका है, काश आज अम्मी अब्बू भी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, कितनी खुशी होती। तो मेरी बहन एक ठंडा सांस लेकर बोली, हाँ भाई, सबसे ज़्यादा भी तो आपसे प्यार करते थे, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, हम बहन भाई भी और अम्मी अब्बू भी, क्योंकि आप लाडले थे, सबसे छोटे थे। अम्मी अब्बू भी तो आपसे बहुत प्यार करते थे। और फिर वो भी ना सिर्फ मेरे साथ बैठ के बहुत सारी बातें करने लगी, और तभी उसने एक बात छेड़ी। आपको याद है, अम्मी बताया करती थी कि आप उस आबाई घर में जब छोटे थे तो आपको याद है आप बहुत रोते थे। और उसी वक्त वो मुझे सारा मंजर याद आ गया। जब मैं समझदार हुआ तो अम्मी और अब्बू दोनों मुझे बताते थे कि जब मैं छोटा था तो बहुत ज़्यादा रोता था। बाकी बच्चों को में जो मेरे बड़े बहन भाई थे, कोई भी इतना रोता नहीं था। मेरे रोने पे वालिद साहब अजीब से हो जाते। वालिदा पूछती, क्या हुआ है आपको? तो वो फौरन पढ़ते और पढ़ने के बाद मुझ पे दम करते, और जैसे मुझ पे दम करते मैं खामोश हो जाता। मैं जब इस काबिल हुआ कि खुद से उठकर बैठना शुरू हो गया, बच्चे गिर जाते हैं, उठ के नहीं बैठ सकते, और जब मैं खुद से उठ के बैठने के काबिल हुआ तो अम्मी अक्सर देखती थीं कि मैं कमरे के एक कोने में बैठा ना सिर्फ मुसलसल तके जा रहा हूं, बल्कि मुस्कुराता जा रहा हूं।
उस सिमत में, जो एक बिल्कुल कमरे का कोना था, मेरी निगाहें मुसलसल उस मासूम बच्चे की, उस कमरे की उस दीवार को देख रही होती थी, उस कोने को देख रही होती थी, और मैं हंसता 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 एकदम से डर जाता था और रोना शुरू कर देता था, और माँ जल्दी से मुझे उठा लेती थी। और जब मैं बड़ा हुआ तो बाकायदा अपनी तोतली जुबान से जब बोलना शुरू किया तो माँ को बताता था कि मैंने वहाँ कुछ देखा है, और लफ्ज़, टूटे फूटे लफ्ज़ तोतली ज़ुबान से जो मैं समझा पाता, मेरे वालिदैन समझ जाते कि ये डर गया है, इसने कुछ देखा है। ये मुसलसल नहीं होता था, ये कभी कभी होता था, और जब भी होता था तो वालिद मुझ पे पढ़कर दम करते थे। 4-5 साल का हुआ तो ये सिलसिला, जो कभी कभी रोना और कभी कभी मुसलसल एक जगह को देखते रहना, हंसते रहना, हंसते हंसते रोना शुरू कर देना, ये सिलसिला जारी रहा। और जब मैं बोलना शुरू हो गया कि बाहर लफ्ज़ बयान कर सकता था, तब मैं वालिदैन को बताता था कि मैंने वहां पे भयानक चेहरे को देखा है। और वो सारी बातें हम दोनों बहन भाई उस टेरेस पे बैठे याद कर रहे थे। फिर बड़ा हुआ, उसके बाद मुझे कुछ नजर ना आया, लेकिन वालिद साहब मुझसे जहां बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वहीं पे उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, बेटा ये दुआएं याद कर लेना, जिंदगी का कोई पता नहीं कब जिंदगी में तुम्हें इन दुआओं की बहुत जरूरत पड़े, सबसे पहले अपना हिसार करना और उसके बाद ये दुआएं पढ़ना। इतनी अजबर वो हिसार और दुआएं याद हो गई थी कि अक्सर मैं उनका विर्द करता रहता। मेरे वालिद साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उन दीन के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। रिश्वत जिंदगी में कभी नहीं खाई थी, एक सरकारी मुलाजमत करते थे, ईमानदारी से नौकरी की थी और अपनी नमाजों में बाकायदगी रखते थे। अपने तमाम बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था। सबसे छोटा मैं था और मैं भी पढ़ने के लिए शहर चला गया, जहां बाकी बहन भाई शादियां करके शहर में आबाद हो चुके थे। वहीं एक मैं अकेला था जो अभी पढ़ रहा था कि खबर मिली वालिदैन खुदा को प्यारे हो गए। अब वो आबाई घर बंद पड़ा था। आज मैं डॉक्टर बन चुका था और इतनी मेरी कमाई थी कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था। मैंने अपना शानदार वो घर ले लिया था जिसके टेरेस पे बैठा मैं अभी सोच रहा था, और मेरी बहन मेरे साथ आकर बैठी थी। शुगुफ्ता, मेरी होने वाली बीवी, जिसको मेरी बहन ने ही मेरे लिए पसंद किया था। हुआ ऐसे कि एक शादी में मेरा भी जाना हुआ, और वहीं पे जैसे ही मैंने शुगुफ्ता को देखा तो वो किसी काम के सिलसिले में बातें करती हुई बिल्कुल मेरे सामने आ रही थी, और मैं भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था कि दोनों एक दूसरे से आके जैसे ही टकराए हम, तो दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा। और जैसे ही मैंने शुगुफ्ता की तरफ देखा तो मेरी आंखें देखती ही रह गईं, और शुगुफ्ता की आंखों में भी मैंने एक चमक सी देखी, जैसे उसकी आंखों में भी मेरे लिए पसंदीदगी हो। उसने दोबारा से मोहब्बत भरे अंदाज में सॉरी कहा कि मैंने आपको देखा नहीं, और मैंने कहा हाँ मैंने तो आपको देख लिया है, अगेन आई एम सॉरी। वो सॉरी नहीं थी, वो जिंदगी की एक इब्तिदा होने जा रही थी। और तब मेरी बहन ने उस लम्हे को देख लिया था, और उस लम्हे में जब भाई की आंखों में उस शुगुफ्ता के लिए कशिश थी, वो भी बहन ने देख ली थी। और बहन की खुशी की इंतहा न रही कि बहन जानती थी कि यह रिश्ता तो बहुत आसान है मेरे लिए मांगना और भाई की शादी करना। उस शादी के अंदर मेरी निगाहें शुगुफ्ता को ढूंढती रही, और मेरी बहन ने देख लिया कि शुगुफ्ता की निगाहें भी गाहे बगाहे मुझे ढूंढ रही थीं, और यूं आसानी के साथ ये रिश्ता तय हो गया। मेरी बहन ने ये हमारा रिश्ता करा दिया था। क्योंकि मेरी शादी होने जा रही थी और मैं सबसे छोटा था, सब बाकी बहन भाइयों की शादी में वालिदैन ने शिरकत की थी सिवाय मेरी शादी के। इसलिए मैं दुखी अंदाज में टेरेस पे बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन भी मेरे साथ आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मेरी बहन मुझसे बोली, हाँ मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रही थी, जब से ये शादी का सिलसिला शुरू हुआ है, काश अम्मी अब्बू जिंदा होते, लेकिन हर किसी ने जाना है भाई, उदास मत हो। क्या प्रोग्राम है तुम्हारा?
कहाँ जाना है शादी के फ़ौरन बाद? मैंने कहा मैं अभी बैठा यही सोच रहा था, जैसे ही हमारी शादी होगी सबसे पहले मैं आबाई घर जाऊंगा अपनी बीवी के साथ, कुछ दिन वहीं रहूंगा, अम्मी अब्बू को महसूस करने की कोशिश करूंगा। उस घर की दरो दीवार के अंदर एक खुशबू सी फैली है माँ बाप की, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश करूंगा। इसलिए सबसे पहले वहीं जाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे हनीमून के लिए चले जाएंगे। यूं शादी शुरू हो चुकी थी, तैयारियां सारी मुकम्मल हो चुकी थी। मेरी मोहब्बत, जिसको देखते ही मैं उससे प्यार कर बैठा था, शगुफ्ता मेरी बीवी बन के मेरे घर में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे तीसरे दिन सब अपने अपने घरों को वापस लौटना शुरू हो गए। शादी इख्तिताम को पहुंची थी। अब दूल्हा और दुल्हन ने हनीमून के लिए जाना था। शगुफ्ता जानती थी कि मैं पेशे के एतबार से एक बहुत अच्छा कामयाब डॉक्टर हूं, नामवर डॉक्टर हूं। बहुत बड़ा डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इतना था कि मेरी कमाई इतनी अच्छी थी कि मैंने अपना घर बना लिया था। यूं जैसे ही शगुफ्ता और मैं गाड़ी में रवाना हुए तो शगुफ्ता जानती थी कि अभी हम अपने आबाई घर जा रहे हैं, मेरे वालिदैन का घर। 2-3 रातें हम वहां गुजारेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चले जाएंगे। गाड़ी में ढेर सारी बातें हो रही थीं। हम दोनों को जब से हमने एक दूसरे को शादी में देखा था और पसंद किया था, उसके बाद कुछ इतना ख़ास मौका नहीं मिल सका था कि हम बहुत ज़्यादा वक्त गुजार सकते, बातें कर सकते। बस शायद टीनेजर नहीं थे, ज़िंदगी की उस स्टेज में थे जहाँ पे मेरे वालिदैन ना होने की वजह से मेरी शादी भी लेट हो गई थी। मैं अपने डॉक्टर बनने के बाद ऐसा मसरूफ़ हुआ था कि शादी का मुझे भी ख्याल ना आया। बहन भाई कहते रहे मुसलसल शादी के लिए और मैं कोई ना कोई बहाना कर देता। इसलिए उम्र मेरी भी बड़ी हो गई थी। उधर शगुफ्ता भी मुझसे थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन टीनेजर तो वो भी नहीं थी। सो जैसे ही हम दोनों की मुलाकात हुई थी, फौरी तौर पे शादी का फ़ैसला हुआ था, जो शगुफ्ता के वालिदैन ने और शगुफ्ता ने कबूल कर लिया था। सो इसलिए गाड़ी में जाते हुए अब हमें मौका मिला था, मियाँ बीवी तो हम बन चुके थे, कि ढेर सारी बातें करना, जो लड़के और लड़की दोनों शादी से पहले ढेर सारी बातें करते हैं। मैच्योर लाइफ में थे हम लोग। बातें करते करते आखिरकार गांव पहुंच गए। जब हम गांव पहुंचे तो दोनों काफी थक चुके थे। रात को जाते ही हम दोनों सो गए। वहां पे काफी अरसे से वो घर बंद पड़ा था। सिर्फ वो एक बिस्तर जिसके ऊपर हम सोए थे उसको हमने साफ किया था। बाकी घर के अंदर तो मट्टी, जाले और क्या कुछ था। पूरा घर तो अब साफ कर भी नहीं सकते थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि पहली रात हम अम्मी अब्बू के घर में ही सोएंगे, अपने ज़ाती घर में। तो इसलिए सिर्फ उस बिस्तर को जाके झाड़ा था अच्छी तरीके और सो गए। सुबह नियत थी कि बाकी घर को सुबह साफ करेंगे। हम दोनों मियाँ बीवी जब सुबह उठ गए तो मैंने कहा मैं बाहर से नाश्ता लेके आता हूँ। मैं नाश्ता लेने के लिए चला गया और कहा शगुफ्ता से कि सफाई अभी मत करना, पूरे घर की सफाई की ज़रूरत है, बाद में हम नाश्ते के बाद देखेंगे। नाश्ता हमने कर लिया और उसके बाद मैंने भी उसका हाथ बटाया। हमने जाले और मेन जो चीज़ें साफ़ करने वाली थी, पूरे घर को तो साफ़ नहीं करना था, इस काबिल बनाना था एक कमरा हमारी रिहाइश के लिए, बाकी कमरे बंद ही रहने देने थे। ये दिन का टाइम हो गया और मैं खाना लेने के लिए चला गया। शगुफ्ता फिर भी सफाइयाँ करती रही। मैं जब खाना लेकर घर में दाखिल हुआ तो शगुफ्ता अभी तक काम में लगी हुई थी और हमने खाना खाया। वहीं पे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बाहर गया। तुम्हारे एक रिश्तेदार जो वहीं पे रहते थे वो हमें इनवाइट करने आए थे कि हमें पता लग गया है। हमने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि वो घर पहुंच चुके हैं, तो इसलिए घर आए हैं। तो अब आपसे कहना यह है कि आज रात का खाना आप हमारी तरफ खाएंगे। मैंने उनकी दावत को कबूल कर लिया। दिन का हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया कि पुराने लोगों से, पुराने रिश्तेदारों से मिलाऊं। शगुफ्ता का तो वहाँ पे जानने वाला कोई नहीं था। उसकी इजाज़त से ही मैं लोगों से मिलने के लिए चला गया।
तकरीबन शाम होने लगी थी कि जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे घर में जैसे ही दाखिल हुआ तो मैं क्या देखता हूं कि मेरी बीवी गुमसुम सी ऐसे खौफजदा होकर बैठी हुई है कि मैं एकदम से परेशान हो गया। जब उसके करीब गया तो देखता हूं वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। शगुफ्ता, सब खैरियत है ना, क्या हुआ है? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ है? मैं उसके करीब गया, उसको हाथ लगाया तो उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। अरे बाबा, तुम्हें तो बुखार है, रुको मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूं, हुआ क्या है? मैंने उसे जल्दी से मेडिसिन दी और बहुत ज्यादा पूछने पे उसने कहा कि मैं सफाई वगैरह करते करते थक गई तो बाहर आकर बैठ गई। लाइट जा चुकी थी तो अंदर गर्मी हो गई थी, पंखा बंद हो गया था तो मैं बाहर आकर बैठ गई कि एकदम से मुझे आवाज आई कि बिजली आ गई है। शायद टीवी चलने की आवाज थी। मैं यही समझी कि शायद बिजली आ गई, आगे टीवी चल पड़ा है, लेकिन टीवी मैंने पहले नहीं चलाया था। जब बिजली मौजूद थी उस वक्त भी मैंने टीवी नहीं चलाया था, और जब बिजली चली गई तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा मे बी टीवी खराब है या क्या मसला है जो खुद ब खुद चल पड़ा है बिजली आने पे। और मैं जैसे ही जाने लगी तो मैंने देखा बाहर का बल्ब तो अभी भी बंद है, शाम होने लगी है, इसको तो जला दूं। मैंने उस बल्ब को जलाया तो वो बल्ब नहीं जल रहा था। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन कमरे की लाइट को मैंने जैसे ही जलाया तो कमरे की लाइट भी नहीं जल रही थी। मैंने बल्ब का बटन 2-3 दफ़ा ऑन ऑफ किया, पंखे का बटन ऑन ऑफ किया तो पता लगा लाइट नहीं है। तो फिर मैं एकदम से चौंकी, अगर लाइट नहीं है टीवी तो चल रहा है। मैंने मुड़ के टीवी की तरफ देखा तो बाकायदा टीवी चल रहा था और टीवी की रोशनी सामने पड़ रही थी। सामने 2 छोटे लड़के जिनकी उम्र 4-5 साल के करीब होगी, बगैर कपड़े पहने नंगे वजूद के साथ कुर्सियों पे बैठे बड़े इन्हमाक से टीवी देख रहे थे। मैंने आंखों को मला कि शायद मेरा वहम है, यह क्या हुआ है मुझे, ये मैं क्या देख रही हूं? एक तो बिजली नहीं है और ऊपर से ये टीवी कैसे चल रहा है। और उसके बाद जब मैंने बच्चों को देख लिया तो मेरे तो औसान खता हो गए कि ये क्या हुआ है। मैं अजीब सी हो गई, मुझे कुछ समझ ना आई कि ये क्या है। और उसी लम्हे बच्चों की तरफ देखते हुए मैं साकित सी हो गई थी, बेइंतहा डर गई थी, क्योंकि उन बच्चों की शक्लों से मुझे अंदाजा हो गया था अगर इंसान के बच्चे होते तो इतनी शक्लें अजीब ना होती। खौफनाक तो नहीं थी लेकिन काफी हद तक चेंज थी। साइज में वो दोनों छोटे थे लेकिन चेहरों से लगता था जैसे उम्र में काफी जवान हो, बड़े हों, लेकिन वजूद तो बच्चे का था, कमजोर सा, पतला सा, लेकिन चेहरा एक बड़े इंसान का था, दोनों का। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से भागती हुई टीवी के पास गई, मैंने टीवी को बंद कर दिया। मैं नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने टीवी को बंद किया तो मैं जल्दी से बाहर आ गई और मैं कांपना शुरू हो गई। मुझे ये तक नहीं समझ आई मैंने टीवी को क्यों बंद किया है। मैं खौफजदा थी, मैं डरी हुई थी। और तभी एकदम से मुझे किचन में बर्तन गिरने की आवाज आई। तेजी से भागती हुई मैं किचन के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं किचन के अंदर दाखिल हुई तो यह देख के मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि लाइट आ चुकी है। पंखे, लाइटें खुद ब खुद चल गई थीं, लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई उससे पहले ही लाइट आ गई थी। तभी मुझे किचन से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई, क्योंकि लाइट आई थी। मैंने कहा कोई चीज़ क्या पता चल रही थी गिर गई है, और मैं सीधी उस लाइट की तरफ गई तो पता लगा वहां एक औरत खड़ी है और बिल्कुल इस अंदाज में खड़ी है जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैं किचन के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे देखा, बिल्कुल एक नॉर्मल औरत थी, नॉर्मल उसने कपड़े पहने हुए थे, और एकदम से मुझसे मुखातिब हुई और मुझे बोली क्या मसला हो गया, अगर मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे तो तुम्हें क्या तकलीफ हुई है, तुमने टीवी को बंद कर दिया है। मेरे बच्चे अगर थोड़ी देर टीवी देख लेते तो क्या कयामत आ जाती, हटो मेरे रास्ते से। यह कहती हुई वो बाहर चली गई और मैं थर थर कांपती हुई बाहर इधर आके बैठ गई कि ये क्या है। और इतनी देर में आप आ गए। अरे बाबा ये क्या बातें कर रही हो,
मैं एकदम से किचन में गया, किचन में कोई भी नहीं था। अंदर कमरे में गया, अंदर कमरे में भी कोई नहीं था, टीवी बंद था, पंखा लाइटें सब कुछ जल रही थी। मैंने कहा हाँ लाइटें पंखे तो सब कुछ जल रहे हैं, लेकिन ये तुम क्या कह रही हो भाई? ये घर मुसलसल बंद नहीं रहता, जाले वगैरह हैं, तुम जानती हो। जिस जहाँ से हमने चाबी उठाई है आंटी लोगों के घर से, वो लोग चक्कर तो लगाते रहते हैं। यहाँ घर का बिल दिया जाता है, इसकी देखभाल कभी ना कभी करते हैं। बाकी महीना महीना रहता कोई नहीं है, महीना महीना जब बंद रहता है तो डस्ट मट्टी और ये जाले आ जाते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि इस घर में कोई बिल्कुल ही नहीं चक्कर लगाता, वो तो चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा कुछ भी होता तो वो भी महसूस कर चुके होते, कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रात जब हम पहुंचे हैं, मैं उनसे चाबी लेने के लिए गया हूं तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कोई बात होता कि यहाँ पे कोई जिन्नी है, कोई जिन है, तो मुझे कह देते कि आप इस घर में ना जाएं, इस घर में जिन है। और वैसे भी तुम्हें बुखार है, बुखार में ना ऐसा ही होता है, बुरे बुरे सपने आते हैं। डॉक्टर हूं ना, जानता हूं। बुखार में बंदा डर जाता है, दिमाग की हालत ऐसी होती है। डरो मत, कोई जिन्नी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाबा, रिलैक्स हो। मैंने उसे खैर रिलैक्स किया, उसके पास बैठ गया, उसके साथ बातें करता रहा। मेडिसिन वगैरह उसको दे चुका था, रात को खाने पे भी जाना उसको कह चुका था, और रात तक उसकी तबीयत बेहतर हो गई। पढ़ी लिखी हुई खातून थी, इतनी डरने वाली नहीं थी, लेकिन जो वो वहम था या उसका वाकया था उसने देखा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। रात को वो ठीक हुई, तैयार हुए, हम दोनों गाड़ी में बैठ के अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गए। उन्होंने हमारे लिए एक बेहतरीन दावत की थी शादी के लिए। वहां पे बैठे बातें करते रहे, गपशप करते रहे, पुरानी बातों का सिलसिला चल पड़ा, अम्मी अब्बू की बातें होती रहीं। और उसके बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हमने उनसे इजाज़त ली कि अब हम चलते हैं। घर पहुंचते पहुंचते 11 हो गए। मुझे चाय पीने की रात को आदत है, तो मैंने शुगुफ्ता से कहा चाय की बहुत तलब हो रही थी। बड़े मैंने मज़ाहिया से अंदाज में कहा, तो वो बोली बाबा मैं तो लगी हूँ सोने, मेरी तो तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, सारा दिन काम किया है, तो चाय आप खुद बना लीजिए, मुझे सोने दीजिए। चलो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो, हम खुद चाय बना लेंगे। और वो मेरी तरफ देख के ऐसे मुस्कुराई जैसे मेरी शरारत करने के अंदाज को उसको अच्छा लगा हो। उसी वक्त मैं चलता हुआ बड़े कमरे की तरफ गया, तो जो अम्मी अब्बू का कमरा था। पहली रात तो हम इतने थके हुए थे, आए ही सो गए। आज इस घर में आने का जो मकसद था, उन यादों को ताज़ा करना, उन खुशबुओं को महसूस करना। यहाँ अब्बा बैठते थे, यहाँ अम्मा बैठती थी, अम्मा बैठ के यहाँ पे नमाज़ पढ़ती थी, अब्बा मुसलसल यहाँ पे मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ते थे, अब्बा तस्बीह करते थे। अब्बा की वो तमाम आयात मुझे याद आ गई, वो दायरा कड़ा जो हिसार करना उन्होंने सिखाया था मुझे वो याद आ गया। वो बचपन की फिर से बातें याद आ गई। मुझे कहते थे बेटा ये हमेशा तुमने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी में पाला पड़ेगा इन चीज़ों से। बचपन में भी तुम इस तरह डरते थे, तो इसलिए मैं पढ़ के तुम पे दम करता था। तो ऐसी तमाम बातें। फिर अम्मा की वो आवाज़ कानों में सुनाई दी, इस तरह पुकारती थी वो, आया अम्मी। भागते हुए हम अम्मी की तरफ जाते थे, इधर अब्बा पुकारते थे। अब्बा की डांट याद आ जाती, गुस्से में जब वो कभी कभी डांटते थे, अब्बा का प्यार याद आता। इन्हीं बातों को मैं खड़ा कमरे में याद कर रहा था। जो इस घर में आने का मकसद था, उस कमी को पूरा करना उन यादों के ज़रिए कि मुझे किचन में आवाज़ आई। मैं समझ गया, मुस्करा पड़ा कि शुगुफ्ता उठ गई है। उसने कह तो दिया कि मैं थकी हुई हूँ, चाय बनाती आप खुद बना लीजिएगा, लेकिन उसको एहसास है चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत करती है ना मुझसे। आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ, चाय बनाने के लिए किचन में चली ही गई है। वो बर्तन वगैरह धो रही थी और चाय का एहतमाम कर रही थी, और मैं मुस्कुरा पड़ा कि हाँ बेशक बुखार हो या कुछ हो, कह तो दिया उसने, कहाँ सब्र आएगा उसको कि चाय ना बना सके। मैं इन्हीं यादों में खोया रहा कि एकदम से वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और शरारत वाले अंदाज में बोली चाय रेडी है। मैंने मुड़ के देखा, यादों के, ख्वाबों के, ख्यालों के उस दूर तलक पहुंची हुई बातों से वापस आके मैंने अपने सामने खड़ी खूबसूरत सी बीवी को देखा और कहा, क्यों भाई सोई नहीं? तुमने तो कहा मैं सो रही हूं, मैंने कहा था मैं चाय खुद बना लूंगा, तो क्यों बनाई चाय? अब शौहर कहे चाय, तो ये कैसे हो सकता है कि बीवी फिर आराम से सो पाए? आप जानते तो हैं, शौहर जब चाय का कह दे तो फिर बीवियों को नींद कहाँ आती है। चाय पीजिए।
उसने मेरे हाथ में चाय पकड़ाई, मैंने चाय का सिप लिया। बहुत ज़बरदस्त चाय बनी थी, क्योंकि दिन को जब मैं खाना लेने गया था तो चाय वगैरह का सामान तो ले आया था मैं, क्योंकि 2-3 दिन इस घर में रहना था तो खाना पीना तो बाहर से था, चाय तो आप बाहर से नहीं ला सकते। मैंने चाय के 2-3 सिप लिए, मैंने कहा मज़ा आ गया। अम्मी अब्बू की बातें याद कर रहा था और तुमने जितनी ज़बरदस्त चाय पिला दी है, क्या ही बात है। और चाय की चुस्कियां लेते ही मैं बाहर बरामदे में आ गया और एकदम से मुड़ा, दरवाजे में खड़ी हुई अपनी बीवी को देखा तो उस पर प्यार सा आया कि देखो आज इसको बुखार था, सारा दिन थकी रही, इस वक्त थक चुकी है, इसको नींद की ज़रूरत है, फिर भी मेरे लिए चाय बना के आई है। तो चाय की मैंने चुस्की लेते हुए कहा, अच्छा एक बात तो बताओ, दिन को तो जिननी देखी थी, है ना? कोई कहता ही कोई जिननी है, वो कह रही थी मेरे बच्चों को टीवी देखने दो और उसके बच्चे टीवी देख रहे थे, यही कुछ बताया था ना? हाँ। तो अब तुम्हें उस जिन्नी से डर नहीं लग रहा? अब तो रात हो गई है, आज की बात है, दिन की, तो अब तो रात है। और मैंने तुम्हें आते ही कह दिया था ये जिन भूतों से कोई नहीं डरना चाहिए। कौन से जिन भूत बाबा, कोई जिन भूत नहीं होते। लेकिन अभी मैं हैरान हो रहा हूं, तुम डर ही नहीं रही। अभी तुम्हें कोई जिन्नी से डर नहीं लग रहा। चाय की चुस्कियां लेते ही मैंने पूछा तो बोली, किस जिन्नी से डरना? मुझसे बड़ी भी कोई जिन्नी हो सकती है। अरे अब बड़ी आई जिन्नी, मुझसे बड़ी कोई जिन्नी नहीं हो सकती, मैं सबसे बड़ी जिन्नी हूं। मैं मुस्कुरा दिया और चाय की चुस्कियां लेते ही मैंने कहा, अच्छा ठीक है तुम आराम करो, क्योंकि वो उसी कमरे की तरफ आ गई थी जो अम्मा अब्बा का कमरा था, उसी के दरवाजे के अंदर ही खड़ी थी कि मैं बाहर निकल आया था। तो मैं चलता हुआ सीधा बरामदे से बाहर जैसे ही सहन में आया, तो सहन में आते ही मैं ठटक सा गया। मेरी निगाह पड़ी तो मेरी बीवी शुगुफ्ता सहन में चारपाई पर लेटी हुई थी और उसकी वो हल्की हल्की एक खराटे तो नहीं, बकायदा जिस तरह मर्द ऊंचे लेते औरतें हल्की हल्की एक जिससे खराटों की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ में थी जैसे गहरी नींद में सोई हो। और जैसे ही मैंने अपनी बीवी को देखा वो गहरी नींद में सोई है, तो एकदम मुझे एक झटका सा लगा कि ये क्या है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता था। मेरी बीवी ने अभी अभी मुझे चाय बना के दी और अभी भी पीछे खड़ी है। उसका शुक्रिया अदा करके मैं चंद कदम आगे ही आया हूँ, सिर्फ एक बरामदे को अबूर किया है। दरवाजे में वो खड़ी थी, मैं बरामदे में खड़ा था। बरामदे को अबूर करके सहन में आया हूँ, तो ये सहन में लेटी है, तो वो कौन है या ये कौन है? और उसी वक्त वो चाय मेरे हाथ में थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा दरवाजे की तरफ, वहां कोई भी नहीं था। मैंने आंखों को बार बार झपक के देखा, कोई भी नहीं था। और बीवी शुगुफ्ता की तरफ देखा, वो सो रही थी, लेकिन मेरे हाथ में चाय का कप था जो मैं मजे से पी रहा था। और वो अल्फाज उसके मेरे कानों में गूंजने लगे कि मुझसे बड़ी जिन्नी कौन हो सकती है, मैं खुद ही सबसे बड़ी जिन्नी हूं। बीवी तो मेरी सो रही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, डर तो आया मेरे अंदर, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं बेइंतहा खौफजदा हो जाता। मैंने बीवी को जगाया तो वो नींद से हड़बड़ा के बोली, क्या हुआ? मैंने कहा बस चेक करने लगा था कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ, दोबारा कोई मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है? तो वो बोली, नहीं बाबा अब तो मैं ठीक हूँ। मैंने उसे हाथ लगाया, वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस सोना चाह रही थी ताकि सुबह तक ठीक हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ओके तुम सो जाओ। वो तो सो गई, लेकिन मेरे हाथ में वो कप अभी भी मौजूद था जो मैं मज़े से पी रहा था। अब उस कप के अंदर से चाय मुझसे नहीं पी जा रही थी, क्योंकि चाय मेरी बीवी ने नहीं, किसी और ने बना कर दी थी। मैं कितनी देर तक ऐसे बैठा रहा, चाय मैंने साइड पे ही रख दी। और रात का कौन सा पहर हुआ कि आखिरकार मुझे भी नींद आ गई। लेकिन उस सोने से पहले मैंने अब्बा का बताया हुआ वो दायरा कड़ा जो हिसार उन्होंने मुझे कहा था, वो मैंने अपने इर्द गिर्द भी हिसार बांधा और अपनी बीवी के इर्द गिर्द भी हिसार बांधा और फिर मैं सो गया। हिसार बांधते ही मुझे ऐसी सुकून की नींद आई कि फिर मुझे कोई डर न लगी कि मैं सुबह उठा। सुबह उठते ही वो बात जो मेरी बीवी ने मुझे कही थी कि 2 बच्चे जिन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे, सर उनके बड़े बड़े मर्दों की तरह थे, जैसे बड़े मर्दों के सर होते हैं, वजूद उनका बच्चों की तरह था। और एक औरत जिसने कहा, मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे तो तुम्हें क्या तकलीफ हुई जो टीवी तुमने बंद कर दिया? जबकि उस वक्त बिजली नहीं थी तो टीवी कैसे चल पड़ा था, टीवी कैसे चल रहा था? एक डॉक्टर की हैसियत से मैं इन बातों को समझा था कि मेरी बीवी को बुखार है, शायद इसलिए उसको ये
वहम या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन रात जिसने मुझे चाय पिलाई थी उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी ने भी वो हकीकत में सब कुछ देखा है, वो वहम नहीं था। तभी मैंने बीवी से कहा आज रात को हम शाम को ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने बीवी को अकेला नहीं छोड़ा, उसके साथ ही रहा और शाम से पहले ही हम दोनों वहाँ से रवाना हो गए। घर को लॉक किया, चाबी उसी तरह रिश्तेदारों के हवाले की और चले गए। हमने अपने हनीमून का टाइम जो था वहाँ पे गुजारा और उसके बाद हम वापस अपने शहर पहुँच गए। फिर ज़िंदगी, मसरूफियत, सब कुछ शुरू हो गया। हमारी शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी के यहाँ मेरी बीवी के यहाँ हमारा यानी एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम हमने फरहान रखा। अब हम 2 से 3 हो चुके थे। हमारी ज़िंदगी में एक चांद का टुकड़ा फरहान आ चुका था। हम दोनों की मोहब्बत का, ख्यालों का, जज्बात का महवर हर वक्त हम दोनों। मैं तो डॉक्टर होने की हैसियत से मसरूफ़ रहता, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता तो सारा टाइम फरहान के साथ ही खेलता। मेरे बहन भाई भी आते, चक्कर लगाते। अब फरहान तकरीबन 2 साल का हो चुका था। काफ़ी अरसा हो गया था, हम कहीं गए नहीं थे। तो मेरी बीवी ने कहा अब आप टाइम निकालिए, कहीं घूमने चलते हैं, काफ़ी अरसा हो गया है। फरहान की वजह से मैं भी नहीं कहीं जा सकी, ना आपको कह सकी। अब तो 2 साल का हो गया, माशाल्लाह बड़ा हो गया है, अब हमें चलना चाहिए कहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लाइन अप करता हूँ इस तरह का कि 1 हफ्ते के लिए कहीं प्रोग्राम बनाते हैं और हम चलते हैं। मैंने अपना सारा सेटअप बना लिया और बीवी से कहा ठीक है आप तैयारी रखो, हम फलां दिन को रवाना होंगे और शहर से दूर वो पुरफज़ा पहाड़ी जो मकाम है वहाँ पे हम कुछ दिन गुजारेंगे और जब आप कहोगी हम वापस आ जाएंगे। और वो दिन आ पहुंचा, लेकिन उस दिन हमने दिन को ही रवाना होना था, लेकिन मेरे अस्पताल में एक इमरजेंसी आ गई। मेरी बीवी को जब पता लगा तो बोली कोई बात नहीं, हम रात को भी जा सकते हैं, शाम को चले जाएंगे, लेकिन ये इमरजेंसी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपको जाना चाहिए। वैसे तो मेरी छुट्टी थी, लेकिन मैं जब वहाँ पहुंचा तो उस मामले को हल करते 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 शाम हो गई। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी बोली कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे। मैंने कहा नहीं, हम आज ही चलेंगे। क्या हुआ? हम मज़े मज़े से चलेंगे, हमें कोई जल्दी थोड़ी है। और बजाय ये सीधा जो लंबा रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं अपने दोस्तों के साथ उधर से जाता था, हम उस रास्ते से चलेंगे। लंबा तो नहीं है, शॉर्टकट है, लेकिन वीरान है, कोई बात नहीं, वहाँ ये होगा, हम गाड़ी चलाते रहेंगे, जब कहीं थक जाएंगे तो कोई सी होटल में स्टे कर लेंगे, रात बाकी वहीं पे गुजारेंगे, और उठ के सुबह फिर चल पड़ेंगे। तो आज का दिन हम ज़ाय क्यों करें? जब मेरी छुट्टी है तो घर पे ही सोना है, तो क्यों ना ड्राइव किया जाए। बीवी को आइडिया अच्छा लगा। जो भी ज़रूरत का सामान उसने पैक कर लिया था वो गाड़ी के अंदर रखा गया और हम तीनों गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। अब मैं उस रास्ते की तरफ से जा रहा था जो वीरान तो था, लेकिन बहुत लंबा रास्ता नहीं था। तकरीबन हमारे 4 से 5 घंटे इस रास्ते से बच जाते शॉर्ट होने की वजह से। लेकिन मैं सारा दिन थक गया था, दिन को चले जाते तो मैं फ्रेश होता। वो काम करने की वजह से, मैं भी एक ऑपरेशन करना था, काफ़ी थका हुआ था। बीवी भी शायद काफ़ी थक चुकी थी। बच्चा जो काफ़ी देर से इधर उधर लगा हुआ था खुश था। अब रात के 11:30 बजने लगे थे। मैंने देखा बीवी की हालत भी ऐसे हो रही है कि उससे आंखें खोलनी भी मुश्किल हो रही हैं। आंखों को इस तरह खोल के बैठी है जैसे उसको नींद के झटके लग रहे हों, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही है। बेटा भी बिल्कुल नींद की वादियों में जाने को तैयार था और ख़ुद मेरी अपनी हालत ऐसी हो रही थी कि अब मुझसे मज़ीद गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। थकावट की वजह से मुझे भी नींद आनी शुरू हुई। अब दोनों तरफ दरख्तों का एक सिलसिला था। जंगल तो नहीं था कि यहाँ पे जानवर होते, लेकिन इस अंदाज के दरख्त थे कि बीच में बनी हुई वो सड़क थी, वीराना सा था। अब उस सूरत हाल को देखते हुए मुझे लगा कि गाड़ी मुझसे भी नहीं चलाई जाएगी और कहीं ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता नींद का शदीद झोंका आए और फैमिली को नुकसान पहुंचे, तो बेहतर है मुझे गाड़ी आहिस्ता चलाते हुए किसी होटल को देखना चाहिए। गाड़ी आहिस्ता चलाते चलाते और दोनों तरफ देखते देखते आखिरकार मुझे दरख्तों के बीच एक होटल नज़र आ गया। वो एक सड़क, एक पहले बाहर बोर्ड लगा हुआ नज़र आया होटल का,
और उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था इतने फासले पे आगे तीर का निशान बना हुआ था कि रास्ता जा रहा है, होटल है। तो मैंने उसी रोड पे चलते हुए जैसे ही वो जगह आई, मैंने गाड़ी राइट को मोड़ दी और सीधा उसी रास्ते की तरफ जाने लगा। जो इधर उधर तो दरख्त थे, लेकिन बीच में वो रास्ता सीधा उसी होटल की तरफ जा रहा था। और जैसे ही होटल के सामने मैंने जाकर ब्रेक लगाई तो 2 मंजिला ये होटल था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन बाहर से लगता था काफ़ी पुराना हो चुका है। इसको बने हुए काफ़ी अरसा हो गया है। बाहर एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, लेकिन रोशनी थी। मैंने वहाँ पे जाके गाड़ी को बंद किया। हमने अपने सूटकेस जो थे वो बाहर निकाले और चलते हुए होटल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। सामने ही बिल्कुल रिसेप्शन बनी हुई थी। रिसेप्शन पे एक बूढ़ा, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा बूढ़ी तो नहीं थी, लेकिन जैसे 60-65 साल का बंदा होता है ऐसा था। बाल उसके सफ़ेद थे और वो बैठा ऊँघ रहा था जैसे गहरी नींद में जा रहा हो। अंदर से होटल बिल्कुल वैसा ही था जैसे बाहर से काफ़ी पुराना था, अंदर से भी कोई ख़ास अच्छा नहीं था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो बूढ़ा नींद से चौंक गया और बोला, आइए आइए प्लीज़ आइए। मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ पे कोई कमरा जो बेहतर, हाँ बेहतर हालत में है। वो एकदम से बोला जैसे कह रहा हो, अब घबराइए मत, कमरे यहाँ हमारे पास बहुत अच्छे हैं और आपको पसंद आएंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। हाँ इसकी हालत थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन बहुत अच्छे कमरे हैं, आप पहले देख लीजिए। 1 मिनट रुकिए। उसने एक लड़के को आवाज़ दी। वो लड़का दुबला पतला सा चलता हुआ जल्दी से आके बोला, जी सर। कहा, जाइए इनको कमरा दिखा के आइए। इसके पैसे कितने हैं? और वो बोला, आप छोड़िए, पहले कमरा तो देख लीजिए, एक दफ़ा दिल को मुतमईन तो कर लीजिए, पैसे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, सामान उठाओ इनका। उस लड़के ने जल्दी से हमारा सामान पकड़ लिया। मेरी बीवी ने बेटे को थामा हुआ था, मैंने बेटा उससे ले लिया। अब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना था। पुराना होटल था, कोई लिफ्ट वगैरह नहीं थी, सीढ़ियाँ ही थी। वो लड़का आगे चल पड़ा, सामान उठा के बोला, आइए मेरे पीछे। मैंने बेटे को उठा लिया जो सो चुका था और मेरी बीवी मेरे पीछे, हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। मुझे कुछ ये होटल अजीब सा लग रहा था। खैर हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गए। काफ़ी लंबी सीढ़ियां थी, इतनी छोटी छोटी और लंबी सीढ़ियां। मैंने कहा, भाई कितनी लंबी सीढ़ियां हैं? कह रहा, सर बस ये आ गया ऊपर आ गया। 4-5 और सीढ़ियां चढ़े होंगे कि वाकई आगे एक कॉरिडोर सा बना हुआ आ गया। उस कॉरिडोर में हम जैसे ही दाखिल हुए, हल्की हल्की उसके अंदर रोशनी थी। एक कमरे को जाके उसने खोला और जैसे ही उसने कमरे को खोला, कॉरिडोर भी बहुत पुराना बना हुआ था, कारपेट भी जो पड़ा हुआ था काफ़ी पुराना हो चुका था, घिस चुका था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे को खोला तो दरवाज़ा खोलते ही जो कमरा सामने था काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा कमरा था। जिस तरह होटल था, कॉरिडोर था, अंदर डिज़ाइन था, वो सब बहुत पुराना हो चुका था। मेरा दिल नहीं था इस होटल में रुकने को, लेकिन कमरा देख को लगा कि नहीं, रात गुजारने के लिए बेहतर है। चादरें अच्छी बिछी हुई थी, बेड बड़ा साफ़ सुथरा था। मुझे वो कमरा बहुत अच्छा लगा और वो सामान लेके अंदर आ गया। कहता है, देखिए कैसा है। मैंने कमरा देखा, इर्द गिर्द देखा, मैंने कहा नहीं, कमरा तो ठीक है, हाँ ठीक है, हम रात यहीं रुकेंगे। उसने सामान नीचे रख दिया और बेटे को मैंने बेड पर सुला दिया। वो सो रहा था। उसी लम्हे लड़का बाहर निकलने लगा तो मैंने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं ताकि चल के पेमेंट वगैरह कर दूं। तो उसी वक्त बीवी बोली, चले ठीक है, आप हो आइए, मैं ज़रा वॉशरूम से हो लूँ। वो हमारे सामने ही वॉशरूम के अंदर चली गई। मैं और वो लड़का नीचे की तरफ जाने लगे। मैं आगे आगे था, वो लड़का मेरे पीछे आ रहा था कि एकदम मैं सीढ़ियों के बिल्कुल दरमियान में पहुंचाऊंगा। आधी सीढ़ियां तय की होंगी कि एकदम से मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये चीख किसी और की नहीं, ये शगुफ्ता की चीज़ थी। और जैसे ही मैंने चीख की आवाज़ सुनी, मैं एकदम से घबरा गया और जैसे ही मैं मुड़ा तो मेरे पीछे वो जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लड़का आ रहा था, मैंने मुड़ के देखा, वो लड़का पीछे नहीं था।
नामुमकिन थी ये बात, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी और मैं जब उतर रहा था तो मेरे पीछे पीछे वो आ रहा था। मुझे क्लियर पता था कि एक स्टेप ही तो पीछे वो उतर रहा था, और जैसे ही चीख की आवाज़ सुनाई दी मैंने मुड़ के देखा, वो गायब हो चुका है। ये नामुमकिन था। ये लड़का कहाँ गया? और ऊपर से बीवी की चीख की आवाज़। मैं एकदम से घबरा गया, ये क्या है? मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। भागता हुआ उस कॉरिडोर से जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी, उसने जो लिबास पहन रखा था अभी भी उसका वही लिबास था, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैंने चीख सुनी थी और भागता हुआ ऊपर पहुंच गया था। लेकिन इस वक्त जिस बीवी को मैंने सामने खड़े देखा, वो बीवी नहीं, एक डायन थी। हाँ, मेरी बीवी का रूप, मेरी बीवी का चेहरा एक डायन का चेहरा बन गया था। उसके चेहरे पे नक्श अभी भी वही थे, शुगुफ्ता के नक्श, लेकिन आंखें भयानक हो चुकी थीं, नाक लंबा हो चुका था, होंठ बहुत ज़्यादा मोटे, भदे और फैल चुके थे, और हाथ इतने लंबे और नाखूनदार हो चुके थे कि हाथों के ऊपर बाल भर गए थे, बालों से उलझा हुआ हाथ था। और वो भयानक रंग में अपने बाल खोले हुए इंतहाई भयानक वजूद के साथ इंतहाई खौफनाक डायन बनी खड़ी मुझे देख रही थी। और मेरी जिस वजह से जान निकल गई, मेरा वजूद थर थर जो कांप रहा था, वो बीवी की खौफनाकी भयानकपन नहीं था, वो बिस्तर था जो खाली था। उस बिस्तर पे जहां मेरा बेटा अभी लेटा था, उस बिस्तर पे मेरा बेटा नहीं था, के साथ ही खिड़की खुली हुई थी। और मेरी एकदम से दिलो दिमाग में एक बात आई, कहीं इस डायन ने, इस चुड़ैल ने मेरे बेटे के साथ तो कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि सामने खिड़की खुली हुई थी। मैं भागता हुआ, इसके बावजूद के खौफजदा था, डरा हुआ था, भागता हुआ खिड़की के पास गया तो खिड़की का मंजर देख के मेरी और जान निकल गई। वो उससे भी भयानक खौफनाक मंजर था। उस खिड़की के पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। ऐसा कब्रिस्तान जो हम दूसरी मंजिल पे खड़े थे, वो दूसरी मंजिल की उस खिड़की से खड़े हुए मैं उस कब्रिस्तान को देख रहा था, जो दूर तक फैला हुआ था, दरख्त ही दरख्त थे, और चांद ऐसे रोशन था जो उससे पहले तो नहीं था जब हम इस होटल में आए थे, लेकिन अब इतना रोशन चांद जो मैंने आज तक पहले नहीं देखा था। उस रोशन चांद ने अपनी रोशनी इतनी फैला दी थी कि पूरा कब्रिस्तान मुझे क्लियर नजर आ रहा था। कि तभी मेरी निगाह सामने एक, बिल्कुल उसी खिड़की के सामने जो एक कब्र थी दरख्त के नीचे, उस चांद की तेज रोशनी में मैंने देखा मेरी बीवी और मेरे 2 साल का बेटा फरहान एक कब्र के ऊपर, जो दरख्त छांव किए हुए है, उस कब्र के ऊपर बने हुए दरख्त के ऊपर दोनों उल्टे लटक रहे हैं। इस अंदाज में मेरी बीवी और मेरा बेटा लटके हुए थे कि उनके पांव जैसे किसी ने फंसा रखे हों दरख्त के अंदर, टहनी के साथ पकड़ रखे हों या क्या हो, तो उनके सर नीचे की तरफ थे और हाथ भी लटक रहे थे और उनके बाल भी नीचे की तरफ लहरा रहे थे। बेटा भी इसी तरह उल्टा था और बीवी भी इसी तरह उल्टी थी, और उन दोनों का रुख खिड़की की तरफ था, यानी उल्टे इस अंदाज में लटके हुए थे कि उनका मुंह खिड़की की तरफ था। और मैंने एक ही सेकंड में पहचान लिया था कि वो सामने शुगुफ्ता है जो उल्टी लटकी हुई है, और शुगुफ्ता के साथ ही मेरा बेटा उल्टा लटका हुआ है, उसके भी हाथ नीचे लहरा रहे थे। और तभी एक और भयानक मैंने मंजर देखा। उन्हीं कब्रों के बिल्कुल पास ही एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 4-5 साल होगी, वो चौकड़ी मार के बैठा हुआ है। उसने सिर्फ लंगोट बांध रखी है, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, और उसने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा तो उसकी आंखें इतनी चमक रही थी कि उसकी दोनों आंखों में से सफ़ेद सी रोशनी निकली जो सीधी खिड़की तक आ रही थी, जैसे 2 लाइटें हों, टॉर्च किसी ने पकड़ रखी हो, 2 टॉर्च इकट्ठे पकड़ के मारे तो टॉर्च की रोशनी जिस तरह खिड़की तक पहुंच रही है, उसकी आंखों में से ऐसी ही सफ़ेद रोशनी निकल रही थी टॉर्च की तरह, जो सीधी खिड़की की तरफ आ रही थी। और वो हमारी तरफ देख रहा था, तो वो देख नहीं रहा था, वो टॉर्च की रोशनी हमारी खिड़की तक आ रही थी कि उसी लम्हे उसने अपनी
चेहरे को बदला तो वो लाइटें भी साथ साथ नीचे की तरफ गईं, और उसने जैसे ही एक कब्र की तरफ देखा तो वो तेज़ रोशनियां जो उसकी आंखों से निकल रही थी, एक कब्र के ऊपर जैसे ही दो रोशनियां पड़ी तो उस कब्र के अंदर एक आग सी लग गई, और आग लगते ही उस कब्र के अंदर से एक ढांचा सा बाहर निकला। मेरी आंखों ने कलेयर ऊपर खड़े हुए देखा कि कब्र को जैसे ही उसने देखा, वो उसकी बीम जैसी दोनों लाइटें कब्र पे गईं, तो कुछ देर कब्र पे लाइट रही और उसके कब्र के अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ, और जैसे ही धुआं निकलते ही आग लगनी शुरू हो गई और पूरी कब्र को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, और उसके बाद कब्र खुद ब खुद खुल गई। जैसे ही कब्र खुली तो मैंने देखा उसके अंदर से एक ढांचा हड्डियों का बाहर निकला, और जैसे ही हड्डियों का ढांचा बाहर निकला तो उस हड्डियों के ढांचों पे उसी लड़के की आंखों में से निकलने वाली जो दोनों रोशनियां थीं, वो दोनों रोशनियां उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर जैसे ही पड़ी, उस हड्डियों के ढांचे को आग लग गई, और वो कब्र के अंदर ऐसे इधर उधर हो रहा था, आग उस हड्डियों के ढांचों को जैसे शदीद तकलीफ दे रही हो। और उसके बाद उसी लड़के ने जो नीचे बैठा था अपनी आंखों को दूसरी तरफ किया तो एक और कब्र की तरफ उसकी आंखें गईं, वहां सेम वही मंजर हुआ। कुछ देर तक धुआं निकला, आग लग गई, और उसके अंदर से भी जो ढांचा निकला उस ढांचे पे भी लाइटें पड़ी तो उसको भी आग लग गई। अब वो लड़का जहां भी अपनी आंखें करता कब्र को आग लग जाती, ढांचा निकलता उसको आग लग जाती। एक इंतहाई खौफनाक भयानक मंजर था। मेरी बीवी और मेरा बच्चा उल्टे लटके हुए थे और वो लड़का इस तरह आगे लगा रहा था। मुझे डर था कि इसने अगर अपनी आंखों से निकलने वाली इन्हीं दो रोशनियों को मेरी बीवी और बच्चे पे डाला तो उनको भी आग लग जाएगी। और उसी वक्त मैं भूल गया था मेरे पीछे मेरी बीवी नुमा डाइन खड़ी है। मैंने मुड़ के देखा तो वो जोर से कहका लगा के बोली, कब से तेरा इंतजार था, कितनी मुद्दतों बाद तू आया, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तेरे आने का इंतजार, आखिरकार तू आ ही गया। मैं एकदम से घबराई हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम, और मेरे बीवी और बच्चे को क्यों तुमने उल्टा लटका रखा है, प्लीज प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो। तो उसने एक जोरदार कहका लगा के वो हंसती रही और उसके बाद बोली, कितने सालों बाद तुझे देखा है, आज कलेजे में ठंड पड़ने का टाइम आया है तो तू कह रहा है तेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दूं। तेरे बाप ने तो मुझ पे तरस नहीं खाया था, मैं कितना रोई थी, मैं कितना गिड़गिड़ाई थी उसके सामने, उसने तो मेरे पे कोई तरस नहीं खाया था। मैं बोला, मेरा बाप क्या किया मेरे बाप ने? तो वो बोली, मेरा बेटा तुझसे खेलता था, तू छोटा था ना, मेरा बेटा तुझसे खेलता था। वो जो तेरा आज भी आबाई घर है, जहां तू चाय बना के मजे से चाय पी चुका है, तेरी बेटी ने देखा, दो बच्चों को देखा, वहां मैं भी खड़ी थी एक रूप धार के, तुमने देखा, मैं तो तब भी तुमसे मिलने आई थी। तुमसे क्या मिलने आई थी? उसी घर के पीछे जो दरख्त है वहां बसेरा था हमारा। ये जो नीचे होटल के रिसेप्शन पे बैठा है इंसान का रूप धार के, ये मेरा शौहर है, और जो तुम्हें ऊपर कमरा दिखाने आया था ये वही मेरा बच्चा है। जो इंसान के रूप में तुम्हें कमरा दिखाने आया था ये वही है, जब तू छोटा था तो तेरे साथ ये खेलता था, तू इसको देख के हंसता था, तू इसको देख के रोता था, वो तेरे साथ शरारतें करता था, तुझे अच्छा लगता था, और जब असली शक्ल में आता था तो तू रो पड़ता था, और तेरा बाप इस राज से वाकिफ हो गया था। और तेरे बाप ने अपनी पढ़ाई के जरिए यह भी मालूम कर लिया था कि इस घर में आने वाला बच्चा इस घर में नहीं रहता, इस घर के पीछे जो दरख्त है उस दरख्त पे मौजूद है। यूं तेरे बाप ने हिसार किया,
हिसार करके उस दरख्त का भी हिसार कर दिया, हमें कैद कर दिया। हम उस दरख्त से हिल नहीं पा रहे थे, हमारे दरख्त पे हिसार था कि उसने फिर से एक अमल किया और दिन की रोशनी में हम उस हिसार से बाहर निकल पाए। उसने शायद वो खुद ही हिसार खोला था और हम खुश हो गए थे कि उसने हिसार खोल दिया है, लेकिन उसने हिसार इसलिए खोला था कि उस दरख्त को कटवाने जा रहा था। तेरे उस बाप ने उस दरख्त को काट दिया, हमारे उस ठिकाने को, हमारे उस घर को ख़त्म कर डाला। लेकिन वो बहुत ताकतवर था, वो बहुत अमल वाला था, वो रूहानियत जानता था। मैं और मेरे ख़ानदान वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो हर वक्त वज़ाइफ करता था, इसलिए हमने उसका मुकाबला भी नहीं किया, उसको छोड़ कर आ गए। लेकिन दुखी थे उस दरख्त को देखने के लिए जिसको उस जगह से काट दिया गया था, जो हमारा पुराना घर था। हम कई दफ़ा आते थे और इस दफ़ा भी जब हम आए हुए थे तो तुम उस घर में आ गए। तो तभी मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं एक रूप धार के तेरी बीवी के सामने किचन में आई और उसके बाद तुझे चाय बना के दी। लेकिन तेरा बाप उस घर के अंदर ऐसा हिसार करके गया था कि उस घर के अंदर मैं कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मैं रूप धार के इतनी तो हिम्मत करके सामने आ गई, लेकिन नुकसान मैं नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी तू इस जगह ज़रूर आएगा और आखिरकार मैं तुझे बुलाने में कामयाब हो गई। तू इस घर में इस होटल में आ गया। ये कई सालों से बंद होटल है। यहां पे भी देख, जंगल है, वीराना है। हमने इस जंगल, इस वीराने में आके बसेरा किया था। लेकिन तुम इंसान कभी किसी को चैन नहीं लेने देते। इस होटल को जो मालिक था वो इस जगह पहुंच गया होटल बनाने के लिए। जंगल में उसको भी यही जगह मिली थी, उसने होटल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा दरख्त थोड़ा पीछे था, उसने हमारे दरख्त को कुछ नहीं कहा, हमने भी उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि ठीक है वो अपना होटल बना रहा है, हमारे घर को, हमारे दरख्त को ना काटे। लेकिन उसका होटल चल पड़ा और उसके दिल में लालच भर गया कि अब इसको और बड़ा करूं, मैं और दरख्तों को काटूं। तो उसने हमारे उस दूसरे घर को भी काट दिया। और तुम जानते हो, जब उस दरख्त को काट रहा था तो मेरे बच्चे को भी उसने मार दिया दरख्त कटवाते हुए। फिर मैं पागल हो गई कि इंसान हमें क्यों नहीं रहने देते। हम जंगलों में भी आबाद हों तो ये हमारा घर आके तोड़ देते हैं, हमारा घर काट देते हैं और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर मैंने, मेरे शौहर ने और मेरे बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता इस होटल के अंदर अपने आप को जाहिर करना शुरू कर दिया। फिर जो भी इस होटल में रहने के लिए आता था वो खौफजदा हो जाता था, वो डर कर चला जाता था। उसका होटल जितना भी चल रहा था वो इस तरह मशहूर हो गया कि ये जिन्नात वाला होटल है। लोग उससे डरना शुरू हो गए और उस होटल से भागना शुरू हो गए। कुछ ऐसे भी दावेदार आए, बड़े बड़े, जो अपने आप को आमिल कहते थे, जो असल में आमिल नहीं थे, जो फनकार थे, जो ड्रामेबाज थे। और उन्होंने दावा किया था कि हम इस होटल को क्लियर करके देंगे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लिए थे। लेकिन मैंने और मेरे शौहर ने, बच्चों ने उनको भी मार दिया। वो जो पीछे कब्रिस्तान में तुम देख रहे हो, जो ढांचा सा निकलता है, आग सी लग जाती है, ये उन्हीं को आग लगा रहा है मेरा ही बेटा बैठा है। उनको मार के, उनका खून पी के हमने उनको इसी कब्रिस्तान में गाड़ दिया था। और आज भी तुम्हें दिखाने के लिए, देखो मेरे बेटे ने उनको निकाल के फिर उनको तकलीफ दी है। ये वो आमिल थे जो लोगों से पैसे लेते थे, ये वो आमिल थे जो लोगों से फ्रॉड करते थे, लोगों से ड्रामा करते थे। इन जैसों की तो सज़ा यही होनी चाहिए। मैंने उनको सज़ा दे दी। और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर आने ख़त्म हो गए, ये होटल बंद होने के करीब आया, तो एक दिन वही जो इस होटल का मालिक था, जिसके दिल में लालच था, इस जंगल की वजह से कई लोग जो नेचर से प्यार करते थे इस जंगल में आके रहते थे। लेकिन जब से ये भूतों वाला मशहूर हुआ था, अब कोई भी नहीं आता था, तो अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर चुका, आमिल बुला चुका, हर साधु को, किसी न किसी को बुला चुका। और जब उसको कामयाबी नहीं हुई तो उसने हमसे लड़ने का प्रोग्राम बनाया, उस मालिक ने। जानते हो वो हमसे लड़ सकता था? नहीं, वो हमसे बिल्कुल नहीं लड़ सकता था। लेकिन फिर भी वो हमसे लड़ने के लिए जब आया तो उसका हमने ऐसा हशर किया, तो उसको तो तब तक हमने कहा मौत नहीं आएगी जब तक हमारा सुकून पूरा नहीं होगा। हमने उसको पागल बना दिया। वो पागल होके इस
होटल से निकला आज भी वो पागलों की तरह फिरता है, बस अब तो मौत के करीब है। फिर वो खून क्या पिया हमने, ऐसी आदत सी पड़ गई कि इधर कोई भी आता, मेरा शौहर रिसेप्शन पे एक इंसान का रूप धार के बैठ जाता और मेरे बच्चे कमरा दिखाने के बहाने ऊपर लेके आते और हम उसका शिकार करते, और उसका शिकार करके फिर हम खून पीते और उसको खा जाते, उसके गोश्त को खा जाते और उसके हड्डियों को, ढांचों को पीछे वाले कब्रिस्तान में दफना देते। लेकिन आज तो हमारी दावत है, आज तुम आए हो अपनी बीवी और बच्चे के साथ। यही लिबास है ना तुम्हारी बीवी का, देखो जो मैंने पहन रखा है, देखो देखो ना कितनी मैं खूबसूरत लग रही हूं, जबकि वो एक बेइंतहा खौफनाक डाइन लग रही थी। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें यह सब इसलिए बताया है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ खेलता रहा है बचपन में, लेकिन आज तुम भी जिंदा बचकर नहीं जाओगे, तुम्हारा बेटा भी और तुम्हारी बीवी भी। तुम्हारे बेटे को मैं मारूंगी नहीं, कुछ अरसा अपने पास रखूंगी, फिर जब थोड़ा सा बड़ा होगा फिर उसको भी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी ऊपर, उसका भी खून पी के। ये सारी बातें सुनते हुए जैसे मुझे होश सा आ गया और मुझे लगा कि मेरी जुबान से खुद ब खुद वो हिसार निकलना शुरू हो गया जो हिसार मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था। कैसे एकदम से मेरे दिमाग में आया मुझे नहीं पता, वो जैसे ही हिसार मैंने पढ़ा, मैंने अपने ऊपर फूंक मारी तो उसके मुंह से चीखें निकली और बोली रोको रोको इसे। और मेरे अंदर जैसे हिम्मत सी आ गई। वो खौफजदा बाप, वो खौफजदा शौहर जिसकी बीवी और बेटा बाहर दरख्त पे उल्टे लटके हुए थे, उस कलाम से जैसे उसके अंदर हिम्मत सी आ गई कि वो मुंह से एक दफ़ा बोल पड़ी थी रोको रोको इसे। और फिर मैं वो सब पढ़ना शुरू हो गया जो मेरे अब्बा ने सिखाया था और कहा था इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, इसको पढ़ना। मैं पढ़ता गया और उसी लम्हे मैंने देखा एक चीख की आवाज़ आई और जहाँ पे वो चुड़ैल खड़ी थी वहीं पे एक धुआं सा उठा और धुआं इतनी तेज़ी से आया कि वहीं पे वो औरत गायब होके एक बिल्ली सी बन गई और बिल्ली ने छलांग मारी और सीधा उसी खिड़की में जाकर बैठ गई। और उसी वक्त कमरे का, बाथरूम का दरवाज़ा खुला। उसी कमरे में जहां मेरी बीवी और बच्चे थे, जहां मेरी आंखों के सामने जब हम कमरे में दाखिल हुए थे, मेरे बच्चे को मैंने लिटा दिया था बेड पे और मेरी बीवी बाथरूम में चली गई थी। उसी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मेरी बीवी बाहर निकली। वो शावर लेके आई थी और उसने मुझे खड़े हुए देखा तो एकदम से हैरान रह गई और मैं हैरान रह गया। मेरी बीवी तो बाथरूम के अंदर थी। क्या इसने हमारी ये बातें सुनी हैं? लेकिन वो इस अंदाज में थी कि उसको किसी बात का कुछ भी कोई ख्याल नहीं था, जैसे उसने कुछ भी ना सुना हो। और वो टॉवल से अपने वजूद को साफ करती हुई सामने आके खड़ी हुई और चौंक के बोली क्या हुआ है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके चेहरे पे इतना खौफ क्यों है? कि उसी वक्त खिड़की में बैठी हुई बिल्ली बोल पड़ी, एक बिल्कुल उसी इंसानी रूप में जो कुछ देर पहले वो डाइन, जो मेरी बीवी का रूप अपना के खड़ी थी लेकिन डाइन बन के खड़ी थी, जिस लहजे में बोल रही थी उसी लहजे में वो बिल्ली बोली, यही है ना तेरी बीवी? और मेरी बीवी ने जैसे बिल्ली को देखा तो एकदम से चीख मारी और भागती हुई मुझसे लिपट गई और बोली बच्चा फरहान, फरहान कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? चीखना शुरू हो गई। मैंने उसे गले से लगा दिया। मैंने कहा हौसला रखो, हौसला रखो। और सामने बैठी हुई बिल्ली से मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मेरे बाप ने क्या किया वो बेहतर जानते हैं। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसकी सफाई भी पेश नहीं कर सकता। सिर्फ इतना जानता हूं मेरा बाप एक नेक इंसान था। वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता था। उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, किसी परिंदे के साथ, किसी बिल्ली के साथ, किसी कुत्ते के साथ, किसी जानवर के साथ भी बुरा नहीं किया था। अगर तुम्हारे साथ तुम्हें लगता है कुछ बुरा किया है, किसी मकसद के तहत किया होगा, वरना वो तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। और रह गई मेरी बात, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बच्चा था, मुझे क्या पता क्या होता रहा है। और तुमने मेरी बीवी को, अब जो मेरे साथ है, मेरे गले से लगी है, तुमने उसको डराया उस घर के अंदर। तुमने कहा मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं और तुम किचन में आके रूप में उसके सामने आई और तुमने उसको डराया। और अब यहां आके बैठी हो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। बस इतना सुन लो
मेरे पास वो खुदा का कलाम है जो मेरे बाप ने मुझे सिखा दिया था। तुमने मेरे बाप की बात कही है ना, खुद तुमने माना कि मेरा बाप बहुत ताकतवर था, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सके इसलिए भाग आए, वरना तुम चाहते तो उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन तुम अपने इल्म से, ताकत से, जादू से जान गए थे कि उसको नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। तो याद रखो, वो सारा इल्म मुझे भी सिखा गया है और मैं भी तुम्हें वही सज़ा दे सकता हूं, लेकिन बेहतर यही है मैं तुम्हें मौका देता हूं, मेरा बच्चा मेरे हवाले करो और यहां से सीधी चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बिल्ली फिर से बोली, नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुझे, तेरी बीवी को कच्चा चबाऊंगी, तुम्हारा खून पीऊंगी, और अकेली नहीं, मेरा शौहर, मेरे बच्चे भी मेरा खून पिए, तेरा खून पिएंगे, तेरी बीवी का खून पिएंगे, और तेरे बच्चे को कुछ अरसा हम रखेंगे अपने पास, उसके बाद उसका भी खून पिएंगे। मेरी बीवी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। उसी वक्त मुझे गुस्सा सा आया और मुझे समझ ही ना आई। मैंने अब्बा के बताए हुए जितने भी कलाम थे तेज़ी से पढ़ने शुरू कर दिए और मेरा लहजा खुद ब खुद ऊंचा होता गया। मैं कलाम पढ़ता गया, लहजा ऊंचा होता गया, मैं कलाम पढ़ता गया। मेरा लहजा तो ऊंचा हो रहा था, लेकिन उसकी चीखें बढ़ती जा रही थी। वो चीख रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हें वास्ता है तुम्हारे बच्चे का, रुक जाओ, तुम्हें वास्ता है तुम्हारी बीवी का, रुक जाओ। और मैं पढ़ता जा रहा था, मैं पढ़ता जा रहा था। उसकी चीखें निकल रही थी कि एकदम से बोली, तुम जिस खुदा को मानते हो उस खुदा का वास्ता है तुम्हें, रुक जाओ, रुक जाओ, उस खुदा का वास्ता है तुम्हें। एकदम से रुक गया। मैंने कहा, अब वो आखिरी कुछ पढ़ना है जिसके बाद तुम और तुम्हारा पूरा खानदान जहन्नम वासिल हो जाएगा। अब बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? वो बोली, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, मुझे जाने दो। मैंने कहा, मेरे बाप ने भी तो तुझे जाने दिया था, लेकिन तूने पीछा नहीं छोड़ा। फिर उस घर में आई, मेरी बीवी के सामने आई। मुझे उस रात को तूने चाय बना के दी, तूने बना के दी थी ना, मेरे बीवी का रूप धार के। तो तुझे मेरे बाप ने अगर छोड़ दिया तो तू उस वक्त भी बाज नहीं आई। अगर मैंने आज तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू क्या बाज आएगी? मैंने उस वक्त दोबारा पढ़ना शुरू किया तो वो जोर जोर से चीखी और बोली, मैं आज जानती हूं कि तू मुझे जलाकर राख कर देगा, और सिर्फ मैं अकेली नहीं जलूंगी, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरा खानदान जल जाएगा। मुझे छोड़ दे। तू आज जो मुझसे कसम लेता है, तू शायद जानता नहीं, मैं अपने इल्म से इतना जान गई हूं। तू अंदर ही अंदर ये सोच रहा है कि पता नहीं मैं इसको मार सकता हूं कि नहीं, लेकिन ये बात सच है, तेरा बाप जो तुझे कलाम सिखा गया है वो मुझे मार देंगे। और तेरे बाप ने तुझे कलाम सिखाया भी वही जो मारने वाला कलाम है। तेरा बाप जानता था कि पहली बात है वो इसके सामने नहीं आएगी, और अगर कभी इसके सामने आ भी गई तो तुझे वो जान के वो कलाम सिखा गया जिससे मुझे आग लग जाएगी। मुझे छोड़ दे, मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊँगी। और वो ऐसी धाड़ी, ऐसी रोई बिल्ली कि मेरी बीवी को जैसे तरस आया, और मेरी बीवी बोली, छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और मैं रुक सा गया और मैंने उसे फिर कस्में दी कि ठीक है, ये वाली सारी कस्में खाओ और कहो कि आज के बाद कभी भी दोबारा मेरी और मेरी फैमिली के सामने नहीं आओगी, और ना ही किसी इंसान को तंग करोगी जैसे तुमने इस होटल के लोगों को तंग किया। उसने मेरी कस्मों का उसी तरह भरपूर जवाब दिया। वो बहुत डर गई थी। मैं वाकई उसकी इल्म से, उसके जादू से इतना तो मैं हो गया था कि उसको वो भी पता लग गया था कि मैं सोच रहा हूँ इसको डराने के लिए जो पढ़ रहा हूँ काम भी करेगा कि नहीं। लेकिन वो ये जान गई थी। उसने कह दिया, तुम डर रहे हो ना कि काम भी करेगा कि नहीं, तुम्हारा काम ना सिर्फ करेगा बल्कि मुझे जला देगा। तुम्हारे बाप ने सिखाया ही तुम्हें जलाने के लिए है, क्योंकि तुम्हारा बाप जानता था या तो वो आएगी नहीं, आएगी तो फिर इसको जलाना ही होगा, तो तुम्हारे इस कलाम से मैं जल जाऊँगी। खैर, उसको मैंने कस्में दी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उसने कहा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा बेटा अभी तुम्हें मिल जाएगा। और ऐसी एक आंधी चली बाहर, ऐसी आंधी चली, दरख्तों का शोर चलना शुरू हो गया। ऐसा एक शोर आ रहा था जैसे बहुत तेज बाहर आंधी चल रही हो, और उसी वक्त एक धुआं सा बनी और बिल्ली वहां से गायब हो गई। और एक आंधी चलती रही, चलती रही, चलती रही, इतनी तेज आंधी चलती रही कि मेरी बीवी की निगाह सामने बिस्तर पे पड़ी तो मेरा बेटा वहीं बिस्तर पे सोया हुआ था। मेरी बीवी भाग के बिस्तर पे गई, अभी बाहर आंधी चल रही थी। इस पूरी बिल्डिंग के दरो दीवार आंधी की वजह से ठक 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 कर रहे थे, जैसे होटल की छत, जैसे दरवाजे, जैसे खिड़कियां, सब कुछ आंधी से लरज रहा हो। बेटे को मेरी बीवी सीने से लगा चुकी थी और मैं
हिसार जो था बार बार पड़ रहा था कि हम हिसार में रहें, ये आंधी ये तूफान हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अपनी बीवी और अपने बेटे का हिसार करके हम तीनों ने एक दूसरे को, मतलब मैंने अपनी बीवी को अपने बच्चे को गले लगाया हुआ था, पढ़ता रहा कि वो आंधी रुक सा गई। और वहीं पे जब आंधी रुकी, खामोशी छा गई, तो मैंने अपनी बीवी को बिस्तर पर बिठा दिया। बेटे को अभी तक वो मजबूती से थामी हुई थी। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, तुमने सुन लिया, वो जा चुकी है, उसका ख़ानदान चला गया है। वो इसलिए आंधी आई है कि वो यहाँ से दूर चले गए हैं, अब किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो वादा करके गई है। कुछ देर के बाद देवी ने डरते डरते बेटे को बिस्तर पर लिटा दिया, क्योंकि मैंने कहा अभी इस रात को इस जंगल से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही रवाना होंगे। बेटे को उसने लिटा दिया, वो अभी तक सोया हुआ था, और बीवी भी आहिस्ता आहिस्ता बेटे के साथ लेट गई। मैं उसके ऊपर दम करता रहा, हिसार करता रहा, वो भी सो गई, लेकिन मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा। जब सुबह का टाइम हुआ तो मैं गुस्ल में खाने में गया, मैंने वज़ू किया और फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज के बाद मैंने बीवी बच्चों को उठाया, अब वो सुकून में आ चुके थे। हम इस होटल से बाहर निकले जो बिल्कुल वीरान पड़ा था, ऐसा जैसे जालों से भरा हुआ था। जब हम अंदर दाखिल हुए थे तो साफ सुथरा था, लेकिन अब ऐसा जालों से भरा हुआ था कि कोई भी हमें बाहर निकलता देख लेता तो हैरान रह जाता कि इस जालों वाले जंगल में, इस जालों वाले होटल में तुम क्या कर रहे थे। लेकिन हम खामोशी से बाहर निकले, हमारी गाड़ी बाहर मौजूद थी, हम गाड़ी में बैठे, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और सीधा उसी रास्ते की तरफ चल पड़े जो घर की तरफ रास्ता जाता था, क्योंकि बीवी ने कह दिया था अब हमें आगे नहीं जाना, घर जाना है। हम वापस घर चले गए। मेरी बीवी कुछ दिनों तक डिस्टर्ब रही, चाय वाली बात उसको पता लग चुकी थी, उसने पूछी और मैंने उसे बता दिया तुमने ठीक देखा था, वो जिन्नी ही थी जिसने बाद में मुझे चाय बना के दी, और उसको सारी बात बता दी, बचपन वाली सारी बात भी उसको बता दी जो उसको नहीं पता थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कवर हो गई, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसके बाद दोबारा कुछ भी नहीं हुआ। आज इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं, मैं खुद कई बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी की ये दोनों खौफनाक वाक़यात आज मैंने आपके हवाले कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।